स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कोड नंबर EL 301 के चैप्टर सेकंड में मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है RC कपल्ड, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एंड डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। इनका इंट्रोडक्टरी अध्ययन आपने इससे पूर्व वाले लेक्चर में किया था कि कपलिंग क्या होती है और कैसे कपलिंग की जाती है। जैसे कि कपलिंग एक स्टेज या एक एम्पलीफायर को दूसरे स्टेज यानी दूसरे एम्पलीफायर से जोड़ने के लिए काम में ली जाती है, और ये 3 प्रकार की कपलिंग इसमें बताई गई है। जब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है कपलिंग के लिए तो वो RC कपलिंग कहला जाती है। जब ट्रांसफॉर्मर 2 स्टेजेस के मध्य कपलिंग के लिए यूज किया जाता है तो ट्रांसफर कपलिंग कहलाती है। और जब 2 स्टेजेस के मध्य किसी प्रकार की और युक्ति न लगाकर सीधा आपस में उनको जोड़ दिया जाता है, यानी फर्स्ट स्टेज का आउटपुट सेकंड स्टेज के इनपुट से जोड़ दिया जाता है डायरेक्टली, तो वो डायरेक्ट कपलिंग कहलाती है। तो ये आज हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे, तीनों प्रकार की कपलिंग के ऊपर विस्तृत रूप से। RC coupled transistor amplifier, it is most popular and cheaper, यानी सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा बहुतायत से यूज़ किए जाने वाली अरेंजमेंट है RC coupled ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। साथ ही ये सस्ती भी पड़ती है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इसमें कपलिंग कैपेसिटर CC का यूज किया जाता है। जो CC है वो फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को सेकेंड स्टेज के इनपुट से जोड़ती है, और इसमें R1 R2 जो रजिस्टर है वो शंट कनेक्शन के रूप में CC से जुड़े होते हैं, इसलिए इसका नाम RC कपलिंग रखा गया है। इसमें रजिस्टर R1 R2 एंड RE एक बाइसिंगल स्टेबलाइजेशन नेटवर्क का निर्माण करते हैं, जहां एमिटर कैपेसिटर बाईपासिंग कैपेसिटर के रूप में AC सिग्नल के लिए यूज होता है, DC को यह ब्लॉक करता है। बिना एमिटर कैपेसिटर इच स्टेज का वोल्टेज गेन खत्म हो जाता है या गिर जाता है, इसलिए CE एक अत्यावश्यक एलिमेंट के रूप में इस एम्पलीफायर में या ट्रांजिस्टर के एमिटर साइड में जोड़ा जाता है। CC AC सिग्नल को पास करता है और DC सिग्नल को ब्लॉक करता है। कैपेसिटेंस का ये गुण होता है कि वो AC सिग्नल अल्टरनेटिंग करंट को पास करेगा, जबकि डायरेक्ट करंट यानी DC को ये ब्लॉक करने का काम करता है। कोई भी कैपेसिटर हो उसकी ये खूबी होती है। तो यहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर AC सिग्नल पास करेगा और DC सिग्नल को ब्लॉक कर देगा, यानी जाने नहीं देगा। साथ ही CC ओपनिंग पॉइंट जो क्विसेंट पॉइंट होता है उसको शिफ्टिंग होने से रोकता है, और DC का जो इंटरफेरेंस है कई स्टेजेस से वो उसको भी रोक देता है, यानी DC सिग्नल का कोई जो प्रभाव है कई स्टेजेस पर पड़ता है उसको भी वह रोक लेता है। ऑपरेशन RC कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का ऑपरेशन इस प्रकार है। एक AC सिग्नल फर्स्ट स्टेज द्वारा एम्पलीफाइड कर अगली स्टेज के पर भेजा जाता है, पर उससे पहले ये ट्रांजिस्टर द्वारा के कलेक्टर पर पहुंचता है एम्पलीफाइड होके, तब ये नेक्स्ट स्टेज पर भेज दिया जाता है एम्पलीफाइड फॉर्म में। फिर ये एम्पलीफाइड सिग्नल आउटपुट के रूप में
उस स्टेज से बाहर आता है और ये प्रोसेस बार बार हर स्टेज पर रिपीट होती है, तो ओवरऑल गेन इससे बढ़ जाता है। परंतु अरेंजमेंट का टोटल जो गेन है वो हमेशा इंडिविजुअल स्टेज के गेन के प्रोडक्ट से कम होता है। इसके बारे में मैंने पूर्व में बताया था कि ओवरऑल स्टेज का जो गेन है वो लेस देन प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टेजेस गेन। ये इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। जी ऑलवेज लेस देन G1 गुणा G2 गुणा G3 3 स्टेज के लिए बताया था पहले पूर्व में। ड्यू टू शंटिंग इफेक्ट ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड स्टेज द इफेक्टिव लोड ऑफ फर्स्ट स्टेज इज रिड्यूस्ड। यानी यहाँ शंटिंग इफेक्ट किसका आ रहा है, ये यहाँ पर ये दो रेजिस्टेंस है, इनका शंटिंग इफेक्ट यहाँ पर ये यहाँ तक फर्स्ट स्टेज है, फिर से आगे ये नेक्स्ट सेकंड स्टेज है। तो सेकंड स्टेज का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट स्टेज के इफेक्टिव लोड को घटा देता है शंटिंग होने के कारण से, इसलिए फर्स्ट स्टेज की गेन भी घट जाती है। यानी ये जो स्टेज है इसकी गेन भी गिर जाती है, क्योंकि यह अगली स्टेज द्वारा लोडेड होता है। साथ है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एट लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और मिड फ्रीक्वेंसी के रूप में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसा कि इस चित्र में दर्शा रखा है। ये फ्रीक्वेंसी और गेन के मध्य एक कर्व है जिसमें यहाँ पर ये 50 हर्ट्ज और यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी का एक्सिस है और ये गेन के लिए एक्सिस है। वाई एक्सिस पे गेन को रखा और एक्स एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी को रखा, इसलिए ये एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन के मध्य। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ अप टू 50 हर्ट्ज तक गेन धीरे धीरे बढ़ती है, यानी गेन का मान यहाँ कम रहता है। और क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टिव कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर का रिएक्टिव इम्पिडेंस है वो हाई होता है, जिससे लेस सिग्नल इसमें से पास होता है, इसलिए अगले स्टेज को सिग्नल कम पहुंचता है और इससे एवी का यानी वोल्टेज गेन का मान घटता है। हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें जो 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर होती है, तो उसमें रिएक्टिव कैपेसिटेंस या कपलिंग कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है यानी उससे जो इम्पीडेंस बनता है वो स्मॉल होता है और एज ए शॉर्ट सर्किट ये काम करता है, जिससे सिग्नल अगले स्टेज पर पहुंचता तो है परंतु लोडिंग इफेक्ट बढ़ जाने से अगले स्टेजेस का एवी का मान घट जाता है। तो यहाँ पर भी वोल्टेज गिर रहा है और यहाँ इस क्षेत्र में स्टार्टिंग में भी वोल्टेज गिरना, इन दोनों तरफ एवी का मान कम रहता है, जिससे यहाँ रिस्पॉन्स काम में लेके हम मिड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स यूज करते हैं, जहाँ पर गेन का मान फिक्स रहता है। एट मिड फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के मध्य वोल्टेज गेन कांस्टेंट होता है और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बढ़ती है और साथ ही एक्सी का मान यानी रिएक्टिव कैपेसिटेंस का मान घटता है, इसलिए इफेक्टिवली एवी का मान बढ़ जाता है, परंतु फर्स्ट स्टेज का लोडिंग इफेक्ट यहाँ डिक्रीज होता है, बढ़ता है, जिससे
AV का मान भी यहाँ घट जाता। तो यानी दो इफेक्ट यहाँ साथ एक साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होने के साथ AV का मान बढ़ रहा है, दूसरी लोडिंग इफेक्ट बढ़ने के कारण वोल्टेज गेन का मान गिर रहा है। तो ये दो इफेक्ट, एक तरफ बढ़ रहा है गेन और दूसरी तरफ गेन गिर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल इफेक्ट से एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। तो और AV का मान यानी वोल्टेज गेन हमेशा कांस्टेंट बना रहता है मिड फ्रिक्वेंसी रेंज में। तो ये था फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ RC कपल्ड एम्पलीफायर। ट्रांसफर कपल्ड एम्पलीफायर जैसा कि चित्र में दिखा रखा है, यहाँ कपलिंग के रूप में ये ट्रांसफर काम आ रहा है, यहाँ पर कपलिंग के रूप में ये ट्रांसफर काम आ रहा है। पूर्व में जो RC था उसमें मैं भी बता देता हूँ आपको, यहाँ पर ये जो कैपेसिटेंस लगा है ये कपलिंग कैपेसिटर है और साथ ही ये पैरेलल में इसके ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये तो ये RC के रूप में, RC कपल्ड एम्पलीफायर के रूप में काम करता है। ट्रांसफर कपल्ड एम्पलीफायर में यहाँ पर मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मर कलेक्टर स्टेज पे लगे हुए हैं। ट्रांसफर का प्राइमरी कलेक्टर स्टेज से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी ट्रांसफर का प्राइमरी वाइंडिंग कलेक्टर स्टेज से जुड़ा हुआ है। तो जब इनपुट सिग्नल इसमें आता है तो वो एम्पलीफाइड होकर प्राइमरी वाइंडिंग पे पहुंचता है और प्राइमरी वाइंडिंग से ये सेकेंडरी वाइंड होता है, अगली स्टेज के इनपुट पे चला जाता है और अगली स्टेज फिर वापस वही सेम प्रोसेस करती है, एम्पलीफिकेशन का काम करती है और ये प्रोसेस बार बार होती जाती है। तो ये ट्रांसफर द्वारा एम्पलीफाइड होके, ट्रांसफर कपलिंग द्वारा ये दोनों ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई होके सिग्नल आउटपुट पर प्राप्त होता है एम्पलीफाइड फॉर्म में। ट्रांसफर कपल्ड एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन और पावर गेन कम रहता है, लोडिंग इफेक्ट जो हर स्टेज से प्राप्त था उसके कारण। इसलिए हर स्टेज में एक लो इनपुट रेजिस्टेंस नेक्स्ट स्टेज को प्रोवाइड करता है। इस कारण ये गेन का मान घट जाता है। यदि इस स्टेज का जो इफेक्टिव लोड है बढ़ा दिया जाए किसी प्रकार से तो वोल्टेज गेन और पावर गेन भी बढ़ जाता है। इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग कलेक्टर लोड से और सेकेंडरी आगे इनपुट देने के लिए नेक्स्ट स्टेज से जुड़ी होती है। इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं होता, जैसा कि चित्र में दर्शा रखा है। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यहाँ पर ये विकृत रूप में है, इसलिए गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो अच्छा नहीं कहलाता। गेन इसमें कुछ रेंज में, थोड़ी रेंज में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कांस्टेंट है गेन, आगे ये कांस्टेंट नहीं है। एट लो फ्रीक्वेंसी पर जो ट्रांसफर की प्राइमरी का जो रिएक्टेंस है वो गिर जाता है, इससे गेन भी गिर जाती है यानी घट जाती है। एट हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस बिटवीन वाइंडिंग ट्रंस, यानी उच्च आवृत्ति पर जो ट्रंस हैं उनके बीच में जो कैपेसिटेंस बन रहा है वो एक बाईपास कैपेसिटर के रूप में कार्य करता है और वोल्टेज गेन को घटा देता है और आउटपुट वोल्टेज को भी घटाता है और जिससे फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन एक एम्पलीफायर में यानी इस एम्पलीफायर में उत्पन्न हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ट्रांसफर कपल्ड एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं होता और इसमें फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर गेन का मान कांस्टेंट बनाता है। लो फ्रीक्वेंसी पे भी ये गेन डिक्रीज होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे भी गेन गिर जाता है लोडिंग इफेक्ट के कारण। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का प्रभाव है ट्रांसफर कपल्ड एम्पलीफायर में। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर की बात करते हैं तो इसमें कोई भी कपलिंग यूज नहीं करते दो स्टेजेस के बीच में, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ रखा है, यहाँ इसको आपस में डायरेक्ट जोड़ रखा, तो ये डायरेक्ट कपलिंग है। इन मेनी एप्लीकेशंस लो फ्रीक्वेंसी यूजिंग दिस एम्पलीफायर, यानी इस एम्पलीफायर को लो फ्रीक्वेंसी कई जो एप्लीकेशंस हैं उनमें यूज होता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट को एम्पलीफिकेशन में, थर्मोकपल करंट एम्पलीफिकेशन में डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। इस फिगर में 3 स्टेजेस डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर सर्किट में दे रखी है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज।
ये फर्स्ट स्टेज में NPN ट्रांजिस्टर है और थर्ड स्टेज में भी NPN ट्रांजिस्टर है, जबकि सेकंड स्टेज पर PNP ट्रांजिस्टर है। इन तीनों स्टेजेस में से सिग्नल एक वीक सिग्नल को पास करके उसकी स्ट्रेंथ यानी सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। तो ये डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर का कार्य है। इनपुट सिग्नल यहाँ से पास दिया जाएगा और जो सारा एम्पलीफाइड होके आउटपुट इस तरह प्रोसेस होके आउटपुट पे पहुँचेगा और एक वीकर सिग्नल स्ट्रॉन्ग सिग्नल के रूप में कन्वर्ट होगा। तो ये है डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। कंपैरिजन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कपलिंग। जो भी हमने कपलिंग यूज हुई पीछे एम्पलीफायर में, उनके बारे में अब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें 5 प्रकार के इसके पर्टिकुलर टर्म्स बताए हैं। जैसे फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है, RC कपलिंग का एक्सीलेंट होता है ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में, ट्रांसफर कपलिंग का पुअर होता है और डायरेक्ट कपलिंग का बेस्ट होता है फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। कॉस्ट के बात करें तो RC कपलिंग की सबसे कम होती है और ट्रांसफर कपलिंग की सबसे अधिक होती है, क्योंकि ट्रांसफर कॉस्टली पड़ता है इसलिए इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। जबकि डायरेक्ट कपलिंग में कोई कपलिंग यूज ही नहीं हो रही, सीधा जोड़ दिया वायर को, इसलिए ये सबसे सस्ता होता है। स्पेस और वेट की बात करें तो RC कपलिंग में लेस वेट और स्पेस होता है। ट्रांसफर का खुद का वजन बढ़ जाता है, इसलिए इसका मोर स्पेस एंड वेट की आवश्यकता होती है। इसमें आवश्यकता नहीं होती, ये बढ़ जाता है। ये एक डिसएडवांटेज एक तरह से ट्रांसफर कपल एम्पलीफायर में। ट्रांसफर खुद जगह गिरता है, साथ ही उसका वेट वजन होता है करीब 250-300 ग्राम वजन लगता है, तो वो वजन भी बढ़ जाता है उसे सर्किटरी के लिए। डायरेक्ट कपलिंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं जोड़ रखा दो स्टेज में, इसलिए इसकी स्पेस भी बिल्कुल कम होती है और वजन भी कम होता है। इम्पीडेंस मैचिंग की बात करते हैं तो RC कपलिंग में अच्छी मैचिंग नहीं होती, ट्रांसफर कपल में एक्सीलेंट मैचिंग होती है और डायरेक्ट कपलिंग में गुड इम्पीडेंस मैचिंग होती है। जहाँ पर इम्पीडेंस मैचिंग बेहतर होगी वहाँ सिग्नल ज़्यादा पास होगा, अधिकतम पास होगा और लॉसेस सिग्नल के बिल्कुल कम होंगे। तो इसका मतलब ये है RC कपलिंग नॉट गुड लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर लॉसेस ज़्यादा होंगे। RC कपलिंग में पावर लॉसेस ज़्यादा होंगे, ट्रांसफर कपल में पावर लॉसेस कम होंगे। इसका यूज की बात करते हैं। RC कपलिंग वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है, ट्रांसफर कपल एम्पलीफायर पावर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है और डायरेक्ट कपलिंग वाला एम्पलीफायर लो फ्रिक्वेंसी, अत्यंत लो फ्रिक्वेंसी के एम्पलीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये तीनों प्रकार की जो कपलिंग है उनका तुलनात्मक अध्ययन हमने किया। थैंक यू।